एक आम धारणा है कि गांगुली भाइयों यानी अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। ये बात अशोक कुमार जी के बारे में सही नहीं है। हाँ, उनके अन्य भाई बहन जरूर खंडवा में जन्मे थे, लेकिन अशोक कुमार का जन्म भागलपुर अपने ननिहाल में हुआ था और उनका ननिहाल बेहद समृद्ध था। अशोक कुमार की मां गौरी रानी देवी भागलपुर की मशहूर हस्ती राजा शिवचंद्र बनर्जी की प्रपौत्री थी। उस जमाने में प्रथा थी कि बेटी के पहले बच्चे का जन्म मायके में होना चाहिए। अशोक कुमार जब जन्मे थे तब उनके ननिहाल में बड़े जश्न का आयोजन किया गया था। हवेली को फूलों से सजाया गया था। खूब नाच गाना, आतिशबाजी और दावत हुई थी। घर का पहला नाती जो आया था, ये अशोक कुमार के नाना थे, जिन्होंने उनका नाम अशोक रखा। सोशल मीडिया पर तमाम जगह लोग कहते हैं कि अशोक कुमार जी का नाम कुमुदलाल गांगुली था, लेकिन फिल्म लाइन में आने के बाद उन्होंने अपना नाम कुमुदलाल से बदलकर अशोक कुमार कर लिया था। लेकिन दोस्तों, ये बात सही नहीं है। स्वयं अशोक कुमार जी ने एक इंटरव्यू में अपने नाम की कहानी पर रोशनी डालते हुए बताया था कि वास्तव में उनके नाना ने उन्हें अशोक नाम दिया था। वो नाना की पसंद का नाम था। जब अशोक कुमार पैदा हुए थे तब नाना ने उनके लिए लंदन से एक पेटी भी मंगवाई थी, जिस पर उन्होंने अशोक कुमार नाम लिखवाया था। लेकिन ये मिथुन राशि के थे तो इनका नाम क से रखा जाना जरूरी था। ऐसे में उनके नाना ने इनका एक और नाम रखा था और वो नाम था काशी विश्वेश्वर। मगर नाना का दिया वो दूसरा नाम काशी विश्वेश्वर अशोक कुमार के पिता कुंजलाल गांगुली को पसंद नहीं था। लोग अक्सर कुंजलाल गांगुली जी से कहते थे कि काशी विश्वेश्वर नाम काफी बड़ा है, कोई छोटा और आसानी से पुकारा जा सकने वाला नाम होना चाहिए। आखिरकार पिता ने इन्हें नाम दिया कुमुदलाल गांगुली, लेकिन वो सिर्फ कागजी नाम बनकर ही रह गया। लोग उन्हें अशोक ही कहकर पुकारते रहे। अशोक नाम उनके साथ स्कूल कॉलेज में भी जुड़ा रहा। स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट्स में तो अशोक कुमार का नाम कुमुदलाल गांगुली ही लिखा जाता था, मगर उनके सहपाठी यहाँ तक कि अध्यापक भी उन्हें अशोक ही कहते थे। ये तो रही अशोक कुमार जी के नाम की कहानी। अब बात करेंगे कि कैसे अशोक कुमार फिल्मी दुनिया में आए, जबकि उनके पिता उन्हें अपनी तरह एक वकील बनाना चाहते थे। पिता कुंजलाल गांगुली ने अशोक कुमार को कानून की पढ़ाई करने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी लॉ कॉलेज भेजा। यूं तो अशोक कुमार पढ़ने लिखने में काफी अच्छे थे, लेकिन कलकत्ता में उन्हें फिल्में देखने का शौक लग गया। जब भी उन्हें मौका मिलता वो फिल्में देखने पहुंच जाते। उस दौरान अशोक कुमार जी ने कई हिंदी, बंगाली व अंग्रेजी फिल्में देखी थी, लेकिन दो फिल्में ऐसी थी जिन्होंने अशोक कुमार को बेहद प्रभावित किया था, और वो थी 1932 की फिल्म चंडी दास और 1933 की फिल्म पूरन भगत। ये दोनों ही फिल्में उस दौर में बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम रहे देवकी बोस ने बनाई थी। न्यू थिएटर्स के बैनर तले पूरन भगत को हिंदी में बनाया गया था। वो देवकी बोस की पहली हिंदी फिल्म थी। इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद अशोक कुमार फिल्मी दुनिया से जुड़ने के लिए मचलने लगे। उन्हें लगने लगा कि वो वकालत के लिए नहीं, फिल्में बनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय अशोक कुमार फिल्में बनाना सीखने के बारे में सोच रहे थे। वो तब एक्टर कतई नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि ये वो जमाना था जब माना जाता था कि अच्छे घरों के लोग फिल्मों या नौटंकियों में काम नहीं करते हैं। एक दिन अशोक कुमार को पता चला कि जर्मनी से हिमांशु रॉय और उनकी पत्नी देविका रानी भारत आए हैं। जर्मनी में रहकर हिमांशु राय ने उस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फिल्म मेकिंग सीखी थी। अब वो जर्मन टेक्नीशियंस की एक टीम साथ लेकर बंबई में अपना खुद का फिल्म स्टूडियो शुरू करने जा रहे थे। अशोक कुमार ने सोचा कि अगर वो भी जर्मनी जाकर फिल्म मेकिंग सीखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और अगर हिमांशु राय जर्मनी के किसी बढ़िया से संस्थान में उनके दाखिला के लिए कोई सिफारिशी चिट्ठी लिख दें तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। लेकिन सवाल ये था कि हिमांशु राय से संपर्क कैसे किया जाए, और इस सवाल का जवाब था एस मुखर्जी, जिन्हें दुनिया आज फिल्मालय स्टूडियोज के संस्थापक शशिधर मुखर्जी के नाम से जानती हैं। एक्ट्रेस काजोल इन्हीं शशिधर मुखर्जी की पौत्री हैं। शशिधर मुखर्जी अशोक कुमार के सगे बहनोई थे। उनकी शादी अशोक कुमार की बहन सती देवी से हुई थी। सती देवी उम्र में अशोक कुमार से छोटी थी। उनसे छोटे थे अनूप कुमार और किशोर कुमार, यानी अशोक कुमार शशिधर मुखर्जी के बड़े साले थे। जिन दिनों अशोक कुमार कलकत्ता के प्रेसिडेंसी लॉ कॉलेज में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, उन्हीं दिनों शशिधर मुखर्जी बम्बई के मशहूर फेमस स्टूडियोज में साउंड इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहे थे। अशोक कुमार ने अपने बहनोई शशिधर मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया था। चूंकि शशिधर मुखर्जी की जान पहचान हिमांशु राय से काफी अच्छी थी, तो उन्होंने अशोक कुमार को बम्बई आने का न्योता दे दिया। अशोक कुमार जी के पास उस समय 35 रुपए थे। उनके पिता कुंजलाल गांगुली ने वो रुपए एग्जाम फीस भरने के लिए दिए थे। अशोक कुमार ने उन्हीं रुपयों से एक ट्रेन का 3rd क्लास टिकट खरीदा और बम्बई आ गए। शशिधर मुखर्जी ने अशोक कुमार को हिमांशु राय से मिलाया। हिमांशु राय को जब पता चला कि ये लड़का वकालत की पढ़ाई कर रहा है तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अशोक कुमार से कहा, मैं चाहता हूँ कि फिल्मों में पढ़े लिखे लोग भी आएं। उस वक्त तक बॉम्बे टॉकीज की इमारत का निर्माण चल रहा था। जिस दिन अशोक कुमार और हिमांशु राय की पहली मुलाकात हुई, उस दिन वहां जर्मन डायरेक्टर फ्रेंच ऑस्टन भी मौजूद थे। फ्रेंच ऑस्टन भी हिमांशु राय की टीम का हिस्सा थे। अशोक कुमार को देखकर फ्रेंच ऑस्टन को लगा कि ये नौजवान हीरो बनने आया होगा। उन्होंने हिमांशु राय से कहा, मैं इस लड़के का स्क्रीन टेस्ट लेना चाहता हूँ। फ्रेंच ऑस्टन ने अशोक कुमार को एक कैमरे के सामने खड़ा किया और कोई गीत सुनाने को कहा। कुछ देर सोचने के बाद अशोक कुमार ने एक भजन गुनगुनाया जो कभी उनकी माँ बचपन में उन्हें सुनाया करती थी। अशोक कुमार का गाना जब खत्म हुआ तो फ्रेंच ऑस्टन ने हिमांशु राय से कहा, ये लड़का सही नहीं रहेगा, इसके जबड़े की बनावट सही नहीं है। इस तरह अपने जीवन के पहले स्क्रीन टेस्ट में अशोक कुमार फेल हो गए। हालांकि उन्हें फेल होने का कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वो एक्टर बनना भी नहीं चाहते थे। फ्रेंच ऑस्टन ने तो अशोक कुमार से ये भी कहा था कि बेहतर है तुम कलकत्ता वापस चले जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। लेकिन अशोक कुमार की किस्मत फ्रेंच ऑस्टन की बात मानने को तैयार नहीं थी। ऑस्टन ने जब अशोक कुमार को रिजेक्ट कर दिया था तो हिमांशु राय ने उनसे कहा, तुम हमारी लेबोरेटरी में काम करो, तुम फिल्में धोना, प्रिंट करना और एडिट करना सीख जाओगे। अशोक कुमार ने बिना देर किए हिमांशु राय का वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इससे उनको 2 फायदे हुए। एक तो वो एक्टिंग से बच गए, दूसरे उन्हें कुछ टेक्निकल काम सीखने का मौका मिल रहा था। अगले 1 साल तक अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज में लैब टेक्नीशियन की हैसियत से काम करते रहे और वो अपने काम से खुश थे। लेकिन उनकी किस्मत उस काम से खुश नहीं थी, क्योंकि किस्मत उस काम के लिए अशोक कुमार को कलकत्ता से बॉम्बे नहीं लाई थी। किस्मत को तो उन्हें एक्टर बनाना था, एक स्टार एक्टर, क्योंकि वही उनकी खाता बुक में लिखा भी था। इसीलिए अशोक कुमार की किस्मत ने एक दिन तगड़ी चाल चल दी। 1936 में बॉम्बे टॉकीज में एक फिल्म शुरू हुई थी जिसका नाम था जीवन नैया। उस फिल्म के हीरो थे नज्म उल हसन और हीरोइन थी हिमांशु राय की पत्नी देविका रानी। शूटिंग के दौरान नज्म उल हसन और देविका रानी एक दूजे से इश्क करने लगे। एक दिन वो दोनों बॉम्बे टॉकीज से ही नहीं, बॉम्बे से भी भाग गए। वो दोनों कहाँ गए थे किसी को नहीं पता था। फिल्म की काफी शूटिंग हो चुकी थी। उस वक्त फिल्म को बंद करने का मतलब था मोटा घाटा उठाना। हिमांशु राय कोई घाटा सहन करने की स्थिति में तब नहीं थे। उन्होंने सारा पैसा
फाइनेंसर से उधार लिया था। हिमांशु राय की स्थिति बड़ी खराब हो गई। तब अशोक कुमार के बहनोई शशिधर मुखर्जी हिमांशु राय की मदद के लिए आगे आए। उस वक्त तक शशिधर मुखर्जी भी साउंड इंजीनियर के तौर पर बॉम्बे टॉकीज से जुड़ चुके थे। देविका रानी शशिधर मुखर्जी को अपना भाई मानती थी। शशिधर मुखर्जी ने किसी तरह देविका रानी से संपर्क किया, जो उस वक्त नज्म उल हसन के साथ कलकत्ता में मौजूद थी। उस जमाने में कलकत्ता में भी बड़े पैमाने पर फिल्में बना करती थी। कलकत्ता में तब देश के कई बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस हुआ करते थे। देविका रानी और नज्म उल हसन की प्लानिंग थी कि वो दोनों कलकत्ता की किसी फिल्म कंपनी में नौकरी पकड़ लेंगे। उस दौर में एक्टर्स की फीस नहीं होती थी। एक्टर्स फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज में नौकरी करते थे, जहां से उन्हें मासिक वेतन मिलता था। कहा जाता है कि नज्म उल हसन को उस जमाने की कलकत्ता की बहुत बड़ी फिल्म कंपनी न्यू थिएटर्स में नौकरी मिल भी गई थी। शशिधर मुखर्जी का संपर्क जब देविका रानी से हुआ तो वो उनसे मिलने कलकत्ता पहुंच गए। वो किसी तरह समझा बुझाकर हिमांशु राय को होने वाले तगड़े नुकसान की दुहाई देकर देविका रानी को वापस ले आए। देविका रानी वापस आई तो हिमांशु राय की खत्म होती सांसें भी लौट आईं, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब नज्म उल हसन को वो इस फिल्म में तो क्या अपनी कंपनी में भी नहीं रखेंगे। उन्होंने नज्म उल हसन को बॉम्बे टॉकीज की नौकरी से डिसमिस कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि हिमांशु राय ने नज्म उल हसन का कैरियर खत्म करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने न्यू थिएटर से भी नज्म उल हसन को निकलवा दिया। किसी और फिल्म कंपनी में भी नज्म उल हसन को नौकरी नहीं करने दी। नज्म उल हसन के बाद जीवन नैया फिल्म के लिए दूसरे हीरो की जरूरत थी। हिमांशु रॉय को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे हीरो लें। फिर एक दिन उन्हें ख्याल आया कि अशोक कुमार भी तो हीरो बन सकता है। उन्होंने अशोक कुमार से बात की और उनसे कहा कि तुम मेरी फिल्म में हीरो बनोगे। हिमांशु रॉय की फिल्म में काम करने की बात सुनकर अशोक कुमार टेंशन में आ गए, क्योंकि उस वक्त तक उनके माता पिता जान चुके थे कि अशोक कानून की पढ़ाई छोड़ छाड़ कर बम्बई चला गया है और वहां किसी फिल्म कंपनी में नौकरी कर रहा है। अशोक कुमार के पिता की समाज में बड़ी इज्जत थी, जबकि उस समय का समाज फिल्मों में काम करने वाले लोगों को हीन भावना से देखता था। इसीलिए अशोक कुमार जी के माता पिता बहुत दुखी हो गए। हालांकि अशोक कुमार बड़ी मुश्किलों से अपने माता पिता को ये समझाने में कामयाब हो गए कि वो फिल्म कंपनी की लैब में काम करते हैं, फिल्म में काम नहीं करते हैं। उनके बहनोई शशिधर मुखर्जी ने भी उनके माता पिता को काफी समझाया था। दामाद की तरफ से भरोसा मिलने के बाद ही अशोक कुमार के माता पिता की फिक्र दूर हुई। यही वजह है कि जब हिमांशु राय ने अशोक कुमार से जीवन नैया फिल्म का हीरो बनने को कहा तो वो परेशान हो गए थे। उन्होंने हिमांशु राय को अपनी दिक्कत बताई थी, लेकिन हिमांशु राय मानने को तैयार नहीं थे। वो अशोक कुमार से जीवन नैया में एक्टिंग करने की विनती किए जा रहे थे। अशोक कुमार को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बुरी तरह परेशान अशोक कुमार एक दिन यह सोचकर गंजे हो गए कि शायद अब हिमांशु रॉय उन्हें फिल्म में लेने का इरादा छोड़ देंगे, लेकिन हिमांशु रॉय पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अशोक कुमार से कहा, कोई बात नहीं, हम शूटिंग तब शुरू करेंगे जब तुम्हारे बाल फिर से उग आएंगे। यानी हिमांशु राय अशोक कुमार को अकेला छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि अशोक कुमार कुछ ज्यादा ही परेशान है। तब उन्होंने अशोक से कहा, तुम बस इस फिल्म में काम कर लो, इसके बाद किसी और फिल्म में काम करने को हम तुमसे नहीं कहेंगे। हिमांशु राय की वो बात सुनकर अशोक कुमार ने सोचा कि एक फिल्म के बाद अगर ये छोड़ने को तैयार हैं तो फिर एक्टिंग करने में कोई बुराई नहीं है। एक फिल्म से तो इनके घर वालों को कभी पता नहीं चलेगा कि इन्होंने किसी फिल्म में एक्टिंग भी की थी। अशोक कुमार ने जीवन नैया में काम करने की हामी भर दी। इस तरह साल 1936 में रिलीज हुई जीवन नैया दादा मुनि अशोक कुमार की डेब्यू फिल्म बनी और देविका रानी उनकी पहली हीरोइन बनी। जीवन नैया को दर्शकों से बढ़िया प्रतिक्रिया मिली थी।
फिल्म की कामयाबी ने अशोक कुमार को भी उत्साहित किया। इसीलिए जब हिमांशु रॉय ने उनसे एक और फिल्म में काम करने को कहा तो उन्होंने ज्यादा ना नुकुर नहीं की। अशोक कुमार की दूसरी फिल्म रही जन्मभूमि। वो फिल्म भी 1936 में ही रिलीज हुई थी और उस फिल्म का गीत जय जय जननी जन्मभूमि बहुत लोकप्रिय हुआ था। उस समय भारत की आजादी का आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। जन्मभूमि फिल्म का वो गीत स्वतंत्रता सेनानियों का पसंदीदा बन गया था। लगे हाथ हिमांशु राय ने अशोक कुमार से एक और फिल्म में काम करा लिया। उस फिल्म का नाम था अछूत कन्या। वो फिल्म तो इतनी कामयाब हुई कि अशोक कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नए स्टार बन गए। उन्हें खूब सराहा गया, सम्मान दिया गया। अछूत कन्या की सफलता से मिली शोहरत ने एक्टिंग के प्रति अशोक कुमार की सोच बदल कर रख दी। वो भी शोहरत का लुत्फ उठाने लगे। उन्होंने फुल टाइम एक्टर बनने का फैसला कर लिया। फिर तो एक के बाद एक अशोक कुमार की 7 फिल्में हिट हो गईं। जहां शुरुआत की अधिकतर फिल्मों में अशोक कुमार की हीरोइन देविका रानी हुआ करती थी, तो वहीं 1940 के दशक की शुरुआत में लीला चिटनिस के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। लीला के साथ अशोक कुमार जी की सबसे प्रमुख फिल्में थी बंधन, आजाद और झूला। देखते ही देखते अशोक कुमार 1940 के दौर के सबसे लोकप्रिय हीरो बन गए। साल 1943 में अशोक कुमार एक ऐसी फिल्म में दिखे जो भारत की पहली फिल्म बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था, जबकि उसका बजट था कुल 2 लाख रुपए। उस फिल्म का नाम था किस्मत। बाद में राज कपूर की बरसात ने किस्मत का रिकॉर्ड तोड़ा था। बरसात ने 2.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। हालांकि उसका बजट किस्मत की तुलना में बहुत ज्यादा था। बरसात को बनाने में 35 लाख रुपए खर्च हुए थे। यानी देखा जाए तो अशोक कुमार की फिल्म किस्मत कमाई के मामले में बरसात से कहीं आगे थी। 1950 के दशक के शुरुआती सालों में दादा मुनि अशोक कुमार ने फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी। कैरियर की इस दूसरी पारी में अशोक कुमार ने और ज्यादा सफलता हासिल की। हालांकि बीच बीच में वो कुछ फिल्मों में मुख्य हीरो की भूमिकाओं में भी नजर आते रहे। 6 दशक लंबे कैरियर में अशोक कुमार जी ने लगभग 350 फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा कुछ बंगाली, मराठी और तेलुगु फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। कुछ टीवी सीरियल्स में भी वो नजर आए। साल 1999 में अशोक कुमार जी की आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था आंखों में तुम हो। इस फिल्म के 2 साल बाद 10 दिसंबर 2001 को 90 बरस की उम्र में अशोक कुमार जी का निधन हो गया, जबकि उनका जन्म हुआ था 13 अक्टूबर 1911 को। अजीब इत्तेफाक है कि 13 अक्टूबर को ही अशोक कुमार जी के सबसे छोटे भाई और भारत के महानतम पार्श्व गायक किशोर कुमार की मृत्यु हुई थी और साल था 1987। जिस दिन किशोर कुमार की मृत्यु हुई थी उस दिन अशोक कुमार जी का 76वां जन्मदिन था। अशोक कुमार सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, वो होम्योपैथी मेडिसिन के बहुत अच्छे जानकार भी थे। यूं तो उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोगों का इलाज होम्योपैथी दवाइयों से किया करते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी बीमारी का इलाज कराने आते थे। अशोक कुमार की नातिन और एक्ट्रेस अनुराधा पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अशोक कुमार ने एक दफा एक आदमी का गैंग्रीन ठीक कर दिया था, जबकि अस्पताल वाले उस आदमी से पैर कटाने को कह चुके थे। मुंबई के एक अस्पताल ने तो अपने एक वार्ड का नाम अशोक कुमार वार्ड रखा था। साल 1950 में अशोक कुमार की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था संग्राम। इस फिल्म में अशोक कुमार का किरदार एक एंटी हीरो था। एंटी हीरो उन फिल्मी किरदारों को कहा जाता है जो दिल के तो अच्छे होते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए कोई बुरा पेशा अपना लेते हैं। संग्राम में अशोक कुमार का किरदार भी कुछ गलत काम करते हुए दिखाई देता है। संग्राम जब रिलीज हुई तो दर्शकों ने उसे बहुत पसंद किया। लगभग 16 हफ्तों तक फिल्म हाउसफुल चली थी, लेकिन फिल्म की इस लोकप्रियता से तत्कालीन बॉम्बे स्टेट सरकार घबरा गई। सरकार को लगा कि अगर अशोक कुमार जैसा बड़ा स्टार
फिल्म में गलत काम करता हुआ दिखेगा तो लोगों का उस पर गलत असर पड़ेगा। आखिरकार सरकार ने संग्राम फिल्म को बैन कर दिया। बॉम्बे स्टेट के गृह मंत्री मोरारजी देसाई ने एक पुलिस कमिश्नर को अशोक कुमार के घर ये संदेश लेकर भेजा कि जनता आपको आदर्श मानती है। आप फिल्मों में बुरे आदमी के किरदार निभाएंगे तो समाज पर गलत असर पड़ेगा। आप ऐसा काम मत किया कीजिए। अशोक कुमार ने उनसे कहा कि फिल्म में उनके कैरेक्टर को आखिर में गोली मार दी जाती है, यानी हमने संदेश दिया है कि बुरा काम करने पर बुरा ही होता है। अशोक कुमार जी ने काफी कोशिश की थी कि संग्राम पर लगा बैन हटा दिया जाए, लेकिन मोरारजी देसाई नहीं माने। संग्राम पर लगा बैन नहीं हटाया गया। वैसे उस वक्त तक संग्राम 55 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी थी।